हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आज हमारा हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन टॉपिक का दोस्तों ये वीडियो नंबर 5 रहने वाला है। और दोस्तों इस लेसन का अंतिम वीडियो ये रहने वाला है। अभी तक इस लेसन में मैं आपको दोस्तों 159 क्वेश्चंस करा चुका हूं और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों करवा चुका हूं। वर्णमाला से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी हुई है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। सभी चीज़ें मैं आपको लगभग करा चुका हूं। एक आपका टॉपिक इसमें बचा हुआ है अभी वर्ण विच्छेद वाला। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको वर्णों का विच्छेदन करना है, कैसे आपको वर्णों का संयोजन करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स में दोस्तों इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व वाला जो एग्जाम पेपर है उसमें आपके 15 नंबर दोस्तों वर्णमाला वाले टॉपिक से पूछे जाने हैं। इसीलिए मैं आपको इस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, जो 4 पार्ट्स हैं, आप उनको जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि जो वर्णमाला का सार है स्वर व्यंजन, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार और व्यंजनों को ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक व्यंजन को क्या क्या कहा जाता है, सघोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, यह सभी चीज़ें दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ कॉन्सेप्ट बेसिस पे। तो आज हम दोस्तों इससे आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों आपको ऐसे ही हिंदी और उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट दोस्तों मिल जाते हैं। अगर आप उन टेस्टों को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, अपने मार्क्स को देखना चाहते हैं, तो वहां से आप उन टेस्ट सीरीजेस को भी लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो 159 तक के प्रश्न हमने कर लिए थे। 160वां प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था और काफी कम लोगों ने इसका कमेंट में जवाब दिया यार। तो मैं ये कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ एटलीस्ट उसके तो जवाब आप लोग दे दो। तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? ठीक है, तो पक्षी में दोस्तों आपके 3 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर आप पक्षी का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? प हलंत धन ओ। ठीक है, ऐसे ही छ हलंत। आप देखिए छ हलंत को आप छ हलंत नहीं लिख सकते, उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? क धन सौ हलंत, क हलंत धन सौ हलंत धन बड़ी ई। ये चीज़ें दोस्तों देखने की बात है। ये छ आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि छ क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को कैसे तोड़ते हैं? छ को क और सौ में तोड़ते हैं। तो जब भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि वर्ण विच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी शब्द दे देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा वर्ण विच्छेद में इसको सम्मिलित कीजिए, तो आपको संयुक्त व्यंजनों का, री की मात्रा का और चंद्र बिंदु का, इनका विशेष ध्यान देना है वर्ण विच्छेद करते समय। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने व्यंजन वर्ण हैं? ये छ नहीं होगा। ठीक है, प हलंत धन ओ, क हलंत धन सौ हलंत धन ई, ये हो गया पक्षी। इसमें कितने व्यंजन वर्ण है दोस्तों? यह आपसे पूछा गया है। व्यंजन क्या है? एक तो इसमें से प व्यंजन है, एक क व्यंजन है और एक सौ व्यंजन है। तो कितने? 3 इसमें व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। अगर आपसे इसमें पूछा था कि इसमें कितने स्वर वर्ण हैं, तो स्वर कितने दोस्तों? इसमें एक और दो, दो इसमें क्या है? स्वर हैं। ऐसे ही इसमें पूछा था कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें दोस्तों आपके क्या है? 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण समाहित हैं। पक्षी शब्द प हलंत औ, क हलंत, सौ हलंत ई वर्णों के योग से निर्मित है, जिसमें प क सौ व्यंजन वर्ण है और ई क्या है? स्वर वर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से पंचम अक्षर का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? ठीक है, या किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो संपदा, अंगूठी, गंगा या झंडा या डंडा। तो इसमें से दोस्तों अंगूठी में क्या है दोस्तों? पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब पंचवर्गीय व्यंजनों में जो 5 व्यंजन होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, इनको अनुनासिक भी कहा जाता है। ङ, यो, ण, नौ और मौ। तो इसमें से जो अंगूठी है ना दोस्तों, इसमें से इनमें इनमें से किसी का भी उच्चारण नहीं हुआ है, ना ङ का, ना यो का, ना णों का, ना नौ का, ना मौ का। तो इसलिए क्या है? अंगूठी क्या है? इसमें पंचाक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अंगूठी शब्द पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन इस प्रकार हैं, जिसे अनुनासिक भी कहा जाता है, नासिक की भी कहा जाता है। ङ, यो, णौ, नौ, मौ। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मौ संपदा में मौ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, णौ का प्रयोग आपका डंडा में हो रखा है, ऐसे गंगा में आपका ङौ का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से करने हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दोस्तों मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये मैं आपको करा चुका हूँ कई बार।
कामता प्रसाद गुरुजी ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरुजी ने दोस्तों बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद माने हैं। कौन कौन से? बाह्य प्रयत्न यानी कि प्रयत्न के आधार पर 2 कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। वक्त, वरक, वक्र या वर्ग। ठीक है, तो इसमें से शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है दोस्तों कौन सा? वक्त है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। दिए गए शब्दों का शब्दकोश में आने वाला क्रम कुछ इस प्रकार से है: वक्त, वक्र, वरक और वर्ग। जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं ना, वैसे हिंदी डिक्शनरी में आपको किस प्रकार से देखना है? वक्त, वक्र, वरक और वर्ग। तो देखिए, विशेष वर्णों का क्रम, छ वर्ण को क के बाद रखा जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। त्र वर्ण को त के बाद रखा जाता है, ये भी आपको, क्योंकि तो हलंत आता है, फिर रॉ आता है, या रॉ तो हलंत धन, रॉ हलंत धन ओ आता है, ऐसे करके इसको तोड़ते हैं। ठीक है, ज्ञ वर्ण को जौ के बाद में रखा जाता है। तो प्रश्न दोस्तों यह बनते हैं एग्जाम में कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार छ वर्ण को किसके बाद रखा गया है? तो क के बाद रखा गया है। वीपीडी वाले एग्जाम में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। त्र को किसके बाद में रखा जाता है? तो के बाद में रखा जाता है। ज्ञ को किसके बाद में रखा जाता है? जौ के बाद में रखा जाता है। ठीक है, शब्द की दृष्टि से दोस्तों शब्दकोश का प्रथम शब्द क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दकोश का प्रथम शब्द क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, शब्दकोश का अंतिम शब्द क्या होता है? ह वर्ण के मात्रात्मक शब्द होंगे। ठीक है, ङ, य, ण, न से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। अण और अढ़ से भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप इनका शब्दकोश में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? आपका वक्त आएगा। ठीक है, वो आएगा, देखिए वो तो सब में है। ठीक है, अब देखिए क पहले आता है या रॉ पहले आता है, या अब देखिए क पहले आता है। ठीक है, तो वक्त क हलंत हो जाएगा और फिर क्या आएगा? तो आएगा। ठीक है, ये आपको याद है, क्योंकि रॉ तो बाद में आएगा, तो आपको सीधे सीधा गौ भी क के बाद में आएगा। अब यहाँ पे है वक्र। ठीक है, व क रॉ, इसके बाद में भी रॉ क्या होगा? बाद में आएगा। ठीक है, तो से रॉ से पहले क्या आता है? तो आता है, इसलिए आपका वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप तोड़ के इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल आपको इनका विच्छेद कर देना है और विच्छेद के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। वर्णमाला के अनुसार आपको उसका क्रम रखाना है। ठीक है, और अगर छ, त्र, ज्ञ, स्र आएगा तो वहां पर आपको उसको याद रखना है कि छ हमेशा क के बाद आएगा, त्र हमेशा तो के बाद आएगा और ज्ञ हमेशा जौ के बाद आएगा, जौ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जौ धन यो होता है ज्ञों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय या वर्णमाला की क्रमबद्धता ज्ञान। तो दोस्तों वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हमें वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है रॉ धन मौ का रूप क्या है? तो रॉ धन मौ का रूप होता है दोस्तों म्र। ऑप्शन नंबर ए, सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में रहता है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक बताया मैंने आपको दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का जो आपका प्रत्येक वर्ग होता है उसका पंचमाक्षर जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजनों में, वह आपका क्या होता है? पंचमाक्षर होते हैं, यानी अनुनासिक या नासिक के भी कहा जाता है। ङ, य, ण, न, म। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार दोस्तों किस ध्वनि का सूचक नहीं है? यो का सूचक अनुस्वार नहीं है, जबकि ये तीनों क्या हैं? अनुस्वार हैं। यो क्या होता है? अंतस्थ होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की मूल वर्ण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों ग्रीवा ध्वनि जो है यह क्या है? देवनागरी लिपि की मूल वर्ण ध्वनि नहीं है। वरना मैंने आपको बताया था केटीएम 2 कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ और दंतोष्ठ, यह सभी क्या है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं, जबकि ग्रीवा ध्वनि दोस्तों देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन कौन सा होता है? अब देखिए दोस्तों, स्पर्श भी है, सघोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। अब इसमें आपको देखना क्या क्या है कि एक तो स्पर्श व्यंजन है, यानी कि जो 25 हैं उसमें से होना चाहिए। घोष यानी कि प्रत्येक वर्ग का दोस्तों कौन 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 सा हो सकता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो सकता है। महाप्राण कौन सा हो सकता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो सकता है। और ओष्ठ कौन कौन से होता है दोस्तों? जिसका उच्चारण आपका ओष्ठ से होता है, यानी कि पौ वर्ग में से ही कोई ये होगा। ठीक है, ओष्ठ भी है। अब देखिए पौ, अब ये ठौ, भौ, ठौ, थौ और हो, तो कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम घोष की बात करें तो घोष और महाप्राण कौन सा होगा? इसमें से चौथा वाला जो सीक्वेंस होगा, चौथा वाला जो वर्ग होगा, वो आपका क्या होगा? घोष महाप्राण होगा। तो उसके अनुसार आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भौ। ठीक है, पौ, फौ, बौ, भौ, मुआ पढ़ते हैं ना,
तो भौ आपका क्या हो जाएगा इसमें से, स्पर्श व्यंजन भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है, ओष्ठ से भी इसका उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था सघोष अघोष वाला कॉन्सेप्ट, अल्पप्राण महाप्राण वाला कॉन्सेप्ट, स्पर्श व्यंजन, योर और अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन, सभी प्रश्नों को मैंने डिक्टेट करके आपको इसीलिए बताया था हर बार। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स अगर आप देखोगे तो वहां से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 1-2 चीजें और जोड़ दे हो और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक यह प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बौ वर्ण का वैशिष्ट्य क्या होता है? तो बौ क्या होता है दोस्तों, प फ ब, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, प वर्ग का है ना, प फ ब भ म, ठीक है। अब बौ क्या है दोस्तों, एक तो आपका यह स्पर्श व्यंजन है, ये तो आपको याद है। दूसरा क्या होता है, इसका उच्चारण आपका कहां से होता है दोस्तों, बौ का उच्चारण कहां से होता है आपका, प फ ब, तो ये दोस्तों क्या होता है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, यह अल्प प्राण है। चौथा क्या है दोस्तों, यह घोष है यानी कि सघोष है। और तीसरा क्या है दोस्तों, यह निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक भी है क्योंकि अनुनासिक तो खाली पंचमाक्षर होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, सब निर्नुनासिक होते हैं, तो यह निर्नुनासिक भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखा जाए तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। वैसे दोस्तों यहाँ पे ओष्ठ होना चाहिए था, ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्या जाएंगे, दंत्योष्ठ के साथ में जाएंगे, ठीक है। याद रखना है आपको, बौ वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, दंत्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निर्नुनासिक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। अगला है, क व्यंजन के विषय में क्या है। अब देखिए दोस्तों, क पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है, आपको पता है, तो क क्या होगा, अल्पप्राण भी हो जाएगा। पहला दूसरा क्या होता है, घोष भी होता है, बिल्कुल सही। स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से भी इसका उच्चारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो पाणिनि शिक्षा में दोस्तों ध्वनियों को वर्गीकृत करने में स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, यह 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बताने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है, प्राणवायु उर स्थल से आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है, तो ये आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व वर्ण का उच्चारण क्या होता है, व और फ का दंतोष्ठ से उच्चारण होता है, ये आपको याद रखना है। दांत से जीव और ओंठों के कुछ योग से बोले जाना वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, व इस वर्ग में शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, जब जिह्वा आपके ऊपर के दांतों की पंक्ति में दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स्य कहा जाता है। सौ, र, ल, नौ और जौ, ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारे वत्स्य के उदाहरण हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इनको याद रख लीजिएगा, सरल सरल सरल, नौ और जौ करके ऐसे याद रख लीजिएगा, वत्स्य ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से दंतमूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, तो ऐसे स्थानों को उच्चारण को वत्स्य कहा जाता है। दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है, व और फ है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो छ अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क हलंत धन, सौ हलंत धन, ओ, तो छ का क्रम किसके बाद में आ रहा है दोस्तों, क के बाद में आ रहा है। ऐसे त्र का क्रम किसके बाद में आता है, त के बाद में आता है। ज्ञ का क्रम किसके बाद में आता है, जौ के बाद में आता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और स्रो का क्रम किसके बाद में आता है, सौ के बाद में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो प्र में दोस्तों आपका जो पूर्ण वर्ण होगा वह कौन सा होता है दोस्तों, प्र में पूर्ण वर्ण आपका क्या होता है, र होता है, ठीक है। क्यों, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा प हलंत धन र, ऐसे करके तो हम प्र लिखते हैं। तो इसमें पूर्ण वर्ण कौन सा है, तो यह पूर्ण वर्ण है दोस्तों, कौन सा, र है, क्योंकि प में तो क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो इससे प्र बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, र व्यंजन नहीं है, मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों मातृभूमि में क्या होता है, र व्यंजन नहीं है, क्योंकि मात्र में क्या होता है, त्र, जो ये है ना त्र, तो के नीचे क्या हुआ है, ये रेफ वाला रे लगा हुआ है, यानी कि ये र नहीं होता है, ये री होता है, मातृभूमि कहते हैं इसीलिए से, ठीक है। तो याद रखना है, मात्र में र है, ठीक है, मूर्धा में भी र है, क्रम में भी र है, मातृभूमि में दोस्तों ये जो नीचे रेफ लगा हुआ है ये री है, री का रेफ लगा हुआ है, ठीक है। तो मातृभूमि इसमें ये क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो आप पढ़ भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है, मात्र में त्र के नीचे लगा हुआ
स्वर री है, न कि व्यंजन। अन्य विकल्पों में र व्यंजन हमें प्राप्त होता है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है उच्छिप्त व्यंजन छांटिए। तो उच्छिप्त व्यंजन मैंने आपको बताया था दोस्तों, अणो और अढो आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण के समय जीभ के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाकर झटके से नीचे लाना पड़े उससे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अणो अढो। अतः अढो क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में ब ब स्पर्श व्यंजन और य क्या है, आपका अंतस्थ व्यंजन है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनि क्या कहलाती है। तो जब दोस्तों एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, यानी कि 2 बार आपकी एक ही ध्वनि आ जाए, तो उससे क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं उसको दोस्तों, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से मैं इतना कहूँगा कि आप ये लेसन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं सभी फैक्ट आप लोग जरूर देख लीजिए। एग्जाम में जाते समय एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका वर्णमाला से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन कौन सी है। ठीक है, अघोष अल्पप्राण की बात करें तो पहला ही वर्ग आप इसमें मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है, और पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो क और तो ये आपके दोनों क्या होंगे दोस्तों, अघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि क जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, कंठे में आता है। बाकी तो जो होता है दोस्तों दंते के वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। तो सघोष महाप्राण है मतलब आपका कौन कौन से ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा, तो चौथा वाला वर्ग ही इसमें आपका आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो आपका झ जो होगा यह आपका सघोष महाप्राण होगा। ठीक है, अगर आप देखिए दोस्तों क्रम बनाएंगे ना, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्पप्राण है। ठीक है, ऐसे ही ये अघोष है, ये भी अघोष है, बाकी तीन के क्या हैं, सघोष है। अब आपसे पूछा गया सघोष महाप्राण, तो सघोष महाप्राण वाला कॉलम कौन सा, चौथा ही है, तो इसी में से ये होने वाला है। तो ये देखिए झ क्या होगा आपका, सघोष महाप्राण होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौ छ जौ झ यहाँ पढ़ते हैं आप चौ वर्ग में। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ डिटेल्स में, इसीलिए मैं आपको इस पार्ट में ज़्यादा डिटेल्स में इन चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं। तो स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय दोस्तों उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क हलंत, चौ हलंत, प हलंत और मौ हलंत इत्यादि। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर तथा स्वर के से स्वतंत्र प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इन्हें ना तो ईश्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, लेकिन इन्हें स्वरों के बाद लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुछ प्रमुख चिन्ह है दोस्तों, याद रखने आपको। अनुनासिक चंद्रबिंदु होता है, अनुस्वार ये होता है, विसर्ग ये होता है और प्लुत ये होता है। ठीक है, हलंत हल चिन्ह का प्रयोग कर स्वर रहित व्यंजन को लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी की बात करें तो जो आपका जो चौ वर्ग होता है, ठीक है, चौ छ जौ झ यौ, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। यानी कि ये तालवी तो होते ही होते हैं, तालवी के साथ साथ तालवी वाला वर्ग ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहलाता है, याद रखना आपको। तो जौ इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जौ ऑप्शन में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सभी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों यह कौन कौन से हैं, तो क चौ प द, यानी कि जो 25 होते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होती है। प्रत्येक जो 5 के 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 5 होते हैं, तो 25 हो जाएगा। तो सभी स्पर्श कौन कौन से हो जाएंगे, क चौ प द हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ह है। ठीक है, स्व ह क्या हो जाता है, ऊष्म हो जाता है। य क्या हो जाता है, अंतस्थ हो जाता है। ठीक है, ये ह और सौ क्या हो जाते हैं, ऊष्म हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क वर्ग से लेकर क से लेकर मौ तक के व्यंजन सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, संघर्षी किसको आता है, संघर्षी कहा जाता है ऊष्म व्यंजनों को। देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी अलग चीज है। देखिए, स्पर्श व्यंजन अलग है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन अलग है और संघर्षी व्यंजन अलग है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क वर्ग से लेकर जो आपका KTM 2 या ओष्ठी वर्ग तक जो 25 होते हैं, हर वर्ग के 5 5, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, ऐसी बात करें दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 5 होती है। जो आपका तालव्य वर्ग होता है, जो जिनका उच्चारण तालु से होता है, चौ छ जौ झ या, यह क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होती हैं। ऐसे दोस्तों संघर्षी व्यंजन या संघर्षी वर्णों की बात करें तो ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, तालवी स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और ह। तो ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संघर्षी हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन तालवी स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और ह है।
ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर आदमी बहुत कन्फ्यूज होता है, इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से करना है। अगला है फिर से वही क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो संघर्षी व्यंजन यानी कि ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा हौ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और हौ को क्या बोलते हैं दोस्तों? हौ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, ये आपको याद रखना है। अलिजीवी भी हौ को बोला जाता है, काकल्य वर्ण भी दोस्तों हौ को बोला जाता है। अलिजीवी या काकल्य वर्ण भी हौ को बोला जाता है। जिन वर्णों को बोलते समय वायु संघर्षपूर्वक बाहर निकलती है उन्हें संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अतः दिए गए विकल्प में हौ क्या है दोस्तों? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। ठीक है, अर्धस्वर मैंने आपको बताया था दोस्तों, य व र ल सभी अर्धस्वर होते हैं अंतस्थ, वैसे य और व को मुख्यतः अर्धस्वर माना जाता है, तो य आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अर्धस्वर वे वर्ण होते हैं जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच में होते हैं। ठीक है, य र ल व। र का विवरण है, तो रॉ आपका दोस्तों क्या क्या होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होता है? रॉ को क्या बोलते हैं? लुंठित या प्रकंपित भी बोलते हैं। रॉ क्या होता है? आपका सघोष भी होता है। रॉ क्या होता है दोस्तों? आपका क्या होता है? अल्पप्राण भी होता है। और रॉ क्या होता है दोस्तों? वत्स्य भी होता है। मैंने आपको बताया ना, सौ, र, ल, नौ और जौ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, रॉ को वत्स्य बोला जाता है, लुंठित या प्रकंपित बोला जाता है। रॉ क्या होता है दोस्तों? सघोष होता है। रॉ वर्ण क्या होता है आपका दोस्तों? सघोष होता है। ठीक है, और अल्पप्राण भी यह होता है। मैंने आपको बताया था सभी अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन हौ को छोड़कर क्या होते हैं दोस्तों? अघोष महाप्राण होते हैं। लेकिन हौ क्या होता है? सघोष महाप्राण होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो लौ को दोस्तों क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है। किसको? लौ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ये और वो अर्धस्वर हैं। लौ को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, इसके उच्चारण में हवा जीभ के पास अथवा बगल से निकल जाए। झौ को तालव्य, सघोष और महाप्राण कहते हैं। तालव्य इस सौ को तालव्य, अघोष और महाप्राण यह होता है। ठीक है, अगर आपको वो जो चार्ट याद है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आसानी से दोस्तों कर लेंगे। एग्जाम हॉल में आप आराम से वो चार्ट बनाइएगा और उससे आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व होते रहेंगे। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला शब्द है? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ मात्रा वाला शब्द इसमें से कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? इसमें ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। और दीर्घ स्वर में जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, यह सभी दीर्घ मात्रा वाले स्वर हैं। अब देखिए ये छोटी ई है, ये तो दोस्तों आपका लघु मात्रा वाली स्वर होगी। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया। कम में ये भी लघु मात्रा होगी, अ की मात्रा आ रही है। अब देखिए बैल में दोस्तों और बेल में, इन दोनों में दोस्तों ए और ऐ की मात्रा आ रही है, तो ये दोनों ही क्या हैं? दीर्घ मात्रा वाले हैं। ठीक है, तो वही एक्सप्लेनेशन है। उपयुक्त विकल्प में से बैल और बेल दीर्घ मात्रा वाले स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लग रहा है। दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां, अघोष और महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो दूसरा होगा कोई ना कोई, तो ख हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आप देखिए कंठ में 5 होते हैं। अघोष कंठ में भी अघोष कौन कौन से होते हैं? पहले और दूसरे होते हैं। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा होता है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा। क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे करके आप इस प्रश्नों को एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ख क्या स्पर्श व्यंजन है? कंठ अघोष और महाप्राण है। क क्या अघोष एवं अल्पप्राण है। ग घोष एवं अल्पप्राण है। घ घोष और अल्पप्राण है, महाप्राण है, सभी कंठ हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दोस्तों व्यंजनों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कौन कौन से? सघोष और अघोष, यानी कि घोष और अघोष। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर है? ठीक है, छ से ड के बीच में इसमें से कौन सा अक्षर है दोस्तों? यह आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है दोस्तों? यौ है, याद रखना है आपको। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चौ, छ, जौ, झ, यौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, णौ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? यौ हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों व्यंजन भी याद होनी चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य छ, दंत्य स, अक्षर र, ज्ञ, स्र, ह। ये आपको याद रखना चाहिए, उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में यौ अक्षर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए चौ, जौ, झ, यों आता है, फिर टौ, ठौ, डौ आता है। ठीक है, इसके बीच में आपका यों आ रहा है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म दोनों मिला के दोस्तों कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व, ऊष्म होते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद में क्या आता है दोस्तों? छ आता है, क्योंकि छ का मैंने आपको बताया था क हलंत धन, स हलंत धन, अ। तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है दोस्तों? छ आपका दिखाई देता है। ठीक है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। ये पूछा गया हिंदी शब्दकोश में, वहीं दोस्तों आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में क के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो फिर दोस्तों उस कंडीशन में ख आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। शब्दकोश और वर्णमाला दोनों में अंतर है। हिंदी शब्दकोश में पूछेगा तो जो संयुक्ताक्षर है उसमें मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आएंगे। हिंदी वर्णमाला पूछेगा दोस्तों तो वर्णमाला में उसके आगे का जो है वह आएगा, ठीक है। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य और अलिजीवीय दोस्तों किसको आता है? ह को कहा जाता है। ह क्या है? सघोष है। ह क्या है? महाप्राण है। ह का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, इसीलिए इसे काकल्य कहा जाता है। मानक रूप वाला वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? क, लौ, भक्त या फिर प। तो मानक रूप वाला वर्ण इसमें से दोस्तों क्या है? भक्त नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क, लौ, भक्त और प में से मानक रूप वाला वर्ण भक्त नहीं है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। लिखित चिन्ह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जो कि लेखन के आधार पर है, ये आपको ये याद रखना है, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, ठीक है। तो जो संबल है दोस्तों, यह किसके अंतर्गत आता है? यह दोस्तों क्या है? संपृक्त ध्वनि है। किस प्रकार की ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि है। जब एक ही ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त होकर आती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कि संबल, यहाँ सौ और बौ ध्वनियों के साथ मौ ध्वनि संयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो हिंदी शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में दोस्तों अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि रामायण, रौ हलंत आ, मौ हलंत आ, यो हलंत ओ, ड़ और ओ। ये आपको दोस्तों वर्ण विच्छेद याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, यूकेपीएससी तो हमेशा से पूछता है। वो व्यंजन क्या है? वह दोस्तों आपका क्या है? अंतस्थ है। मैंने आपको बता दिया, ये और वो आपके क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि हुई वो उपयुक्त हुई है? तो प्रसन्नता में दोस्तों आपकी कौन सी ध्वनि है? यह युग्मक ध्वनि है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण्य, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। संपृक्त ध्वनि कौन कौन सी होगी? संबल, कंपन, ये इस टाइप के, ठीक है। जब द्वित्व हो जाए तो यह युग्मक ध्वनि कहलाती है, ठीक है। जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लांत, प्रकृत से इत्यादि, ठीक है। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नमक का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? नौ हलंत धन औ, मौ हलंत धन औ, कौल हलंत धन औ हो जाएगा। वर्णों के क्रम को वर्णमाला, 2 वर्णों के उत्पन्न होने वाले विकार को संधि और अलग अलग करना क्या होता है? विच्छेद कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से वह कैसी ध्वनि है? वह दोस्तों आपकी क्या है? दंतोष्ठ ध्वनियाँ है, वह और फ। अगला प्रश्न है कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? दोस्तों वह आपकी क्या है? दंतोष्ठ ध्वनि है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो व्यंजन ध्वनियाँ जो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं कौन सी है? चौ, छौ, जौ, झौ, यों दोस्तों आपकी क्या है? स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, ठीक है। वहीं क, ख, ग, घ, ङ ये दोस्तों कंठ कहलाती है। ट, ठ, ड, ढ, ण क्या कहलाती है? यह मूर्धनी कहलाती है। प, फ, ब, भ, म क्या कहलाती है? आपकी ओष्ठी कहलाती है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वर्णमाला वाले का, और इस लेसन का भी, जिसमें मैंने आपको 208 दोस्तों प्रश्न करा दिए हैं वर्णमाला से। अणो और अढ़ो ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मूर्धन्य उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य और अंत में सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण होते हैं। देखिए दोस्तों अणो और अढ़ो यह क्या है? तालव्य ध्वनियाँ नहीं होती हैं। तालव्य ध्वनियाँ नहीं होती है। कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये मूर्धन्य उपक्षिप्त ध्वनियाँ है, तो उपक्षिप्त ध्वनियाँ भी दोस्तों ये मूर्धन्य उपक्षिप्त ध्वनियाँ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, और इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये मूर्धन्य उपक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग दोस्तों शब्द के आरंभ में भी नहीं किया जाता है और शब्द के अंत में भी नहीं किया जाता, ये भी आपको याद रखना है। और अडो और अढो ये दोनों क्या हैं? महाप्राण नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वर्णमाला का लेसन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। और आप लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए दोस्तों वर्णमाला अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो कोई भी फैक्ट मेरे हिसाब से मैंने आपको नहीं छोड़ा हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता हो और मैंने आपको नहीं बताया हो। सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप लोग इस लेसन को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हुए हैं तो उन पार्ट्स को भी आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि आपके आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पर इस लेसन से आपको
भर भर के प्रश्न मिलने वाले हैं। खासकर जो अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं और जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जेटिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।